नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। जी। रूस का जो सुदूर पूर्व का इलाका है, कामचटका प्रायद्वीप, वहां आज एक बहुत बहुत शक्तिशाली भूकंप आया है। हाँ, आज सुबह ही ये खबर आई। हमारे पास इस पर एक समाचार लेख है, तो सोचा कि इस घटना को और इसके असर को थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, ये जरूरी है समझना। तो देखिए, हुआ ये है कि आज 30 जुलाई 2025 को पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप के तट के पास समुद्र के नीचे एक जबरदस्त भूकंप दर्ज हुआ है। कितना शक्तिशाली था ये? अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे मतलब यूएसजीएस, उसने इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.8 बताई है। 8.8? जी हाँ, और इसका केंद्र भी ज्यादा गहरा नहीं था, जमीन से करीब 19.3 किलोमीटर नीचे। 8.8 रिक्टर स्केल। ये तो मतलब सुनने में ही बहुत भयानक लग रहा है। इसका असल मतलब क्या होता है इतनी तीव्रता का? देखिए, 8.8 का मतलब है कि ये एक महाभूकंप है, मतलब मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है ये। अच्छा। ऐसे भूकंप बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इनमें छोटे भूकंपों से कई ज्यादा, मतलब सैकड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। बाप रे। और इनमें तबाही मचाने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है, अभूतपूर्व। खबर है कि झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे घरों से, इमारतों से बाहर भागने लगे। हाँ, स्वाभाविक है। और शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि एक किंडरगार्टन स्कूल को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। ओह, और जब समुद्र के नीचे इतना बड़ा भूकंप आता है तो फिर सबसे बड़ा डर तो सुनामी का रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा खतरा वही होता है। और इसीलिए इस भूकंप के फौरन बाद पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। पूरे प्रशांत क्षेत्र के लिए? जी हाँ, पूरे पैसिफिक ओशन रीजन के लिए। ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। कौन कौन से देश हैं जिन पर इसका असर पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा है? हाँ, तो ये चेतावनी सिर्फ रूस या जापान तक ही सीमित नहीं है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, हवाई और अलास्का दोनों। अच्छा। फिर कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, न्यूजीलैंड, चीन, इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, और लिस्ट आगे जाती है दक्षिण अमेरिका तक। दक्षिण अमेरिका भी? हाँ, पेरू, मेक्सिको और इक्वेडोर। कुल मिलाकर करीब 12 देश हैं जिनके लिए ये चेतावनी जारी हुई है। सोचिए जरा, भूकंप एक कोने में और असर पूरे प्रशांत महासागर पर। बिल्कुल। क्या कहीं से सुनामी लहरों के तट तक पहुंचने की कोई खबर आई है अभी तक? हाँ, कुछ खबरें आनी शुरू हुई हैं। जापान का जो उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, वहां नेमोरो तट पर करीब 30 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 1 फुट कह लीजिए। 1 फुट ऊंची लहरें? जी, उतनी ऊंची लहरें टकराई हैं। और उधर रूस के कुरील द्वीप समूह में भी पहली सुनामी लहर पहुंचने की खबर है। जापान ने तो एहतियात के तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया है। करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 20 लाख लोग? जी हाँ, और इसमें फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के आसपास का जो संवेदनशील इलाका है, वहां के लोग भी शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ी तैयारी है। अच्छा, अब वापस कामचटका पर आते हैं। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आखिर इसी इलाके में इतनी भूकंप क्यों आते हैं? मतलब क्या खास बात है वहां की जमीन में? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, कामचटका जो है वो भूवैज्ञानिक नजरिए से एक बहुत ही सक्रिय और दिलचस्प जगह है। ये रूस के सुदूर पूर्व में पड़ता है। एक विशाल प्रायद्वीप है, पहाड़ों और ज्वालामुखियों से भरा हुआ। हाँ, सुना है ज्वालामुखी बहुत है वहाँ। बिल्कुल। और इसकी जो भूगोलिक स्थिति है वही इसे खास बनाती है। ये पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट के ठीक मिलन बिंदु पर है। अच्छा, जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं। हाँ, और ये एक सबडक्शन जोन है, मतलब वो जगह जहां एक भारी समुद्री प्लेट, इस केस में पैसिफिक प्लेट, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसक रही है या धंस रही है। और इस खिसकने से ही? बिल्कुल। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में तनाव और ऊर्जा जमा होती रहती है, जो समय समय पर ऐसे बड़े भूकंपों के रूप में बाहर निकलती है। समझ गया। और इतना ही नहीं, कामचटका उस बदनाम रिंग ऑफ फायर का भी एक अहम हिस्सा है। हाँ, रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली एक घोड़े की नाल जैसी पट्टी है और दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और करीब-करीब 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। 90%? जी, इसीलिए कामचटका को कई बार लोग भूकंपों का घर भी कह देते हैं। अच्छा, तो ये रिंग ऑफ फायर पर होने की वजह से यहाँ इतनी हलचल रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि इतिहास में भी यहाँ ऐसे बड़े भूकंप आते रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसका इतिहास भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। सबसे जो भयानक उदाहरण याद आता है वो 4 नवंबर 1952 का है। 1952? जी, तब यहाँ 9.0 तीव्रता का एक और महाभूकंप आया था। वो भी बहुत जबरदस्त था। 9 तीव्रता का? हाँ, और उस भूकंप से जो सुनामी उठी थी उसकी लहरें हजारों किलोमीटर दूर हवाई तक पहुंची थी।
और वहां उनकी ऊंचाई करीब 30 फीट थी। 30 फीट? लेकिन आपने कहा कि तब ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, ये किस्मत की बात थी कि उस समय हवाई उतना बसा हुआ नहीं था शायद, तो जानी नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि क्षमता कितनी है यहाँ। सही बात है। और एक और बात गौर करने वाली है, अकेले इसी महीने मतलब जुलाई 2025 में इस इलाके में 5 बड़े झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसी महीने 5? हाँ, जिनमें से एक 7.4 तीव्रता का भी था। तो ये दिखाता है कि ये इलाका लगातार सक्रिय है, यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो 1952 की वो घटना याद दिलाती है कि यहाँ कितना बड़ा खतरा है। अभी की ताज़ा स्थिति क्या है? क्या सरकारी एजेंसियां नजर रखे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, सभी संबंधित देशों की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो लगातार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है कि वो तटीय इलाकों से दूर रहें, ऊंची जगहों पर जाएं। अभी तक किसी बहुत बड़ी विनाशकारी सुनामी लहर या कहीं से व्यापक जनहानि की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा अभी बना हुआ है और प्रशांत महासागर के किनारे बसे देशों में एक डर और अनिश्चितता का माहौल तो है ही। तो संक्षेप में कहें तो कामचटका में आया ये जबरदस्त भूकंप सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है। इसने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि कामचटका की जो खास भूवैज्ञानिक स्थिति है, मतलब रिंग ऑफ फायर पर होना, वो इसे भूकंपों के लिए इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों बनाती है। और इसका इतिहास भी ऐसी ही शक्तिशाली घटनाओं का गवाह रहा है। जी हाँ, और ये घटना हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? देखिए, जिस तरह कामचटका रिंग ऑफ फायर पर है और जिस तरह हाल के दिनों में या कहें इसी महीने यहाँ भूकंपीय गतिविधि बढ़ी हुई देखी गई है। हाँ। इसे देखते हुए ये सोचना जरूरी हो जाता है कि पूरे प्रशांत क्षेत्र में जो सुनामी की पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं वो कितनी कारगर हैं, और अलग अलग देशों की जो आपदा से निपटने की तैयारियां हैं उन पर इसका क्या लंबा असर पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भविष्य में इन सिस्टम्स को और बेहतर बनाने और तैयारियों को और पुख्ता करने की जरूरत शायद और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, इस पर आगे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा।